Hello everyone, Jai Hind. Let me check whether I'm live. Jai Hind. Am I properly audible and visible? Am I audible and visible? Jai Hind. How are you? How are you doing? How are you doing? Yes, I'm live now. How are you guys? Jai Hind everyone. How are you doing? Jai Hind, good evening. Welcome to Unacademy Shaurya. Good evening. Jai Hind. Welcome to today's session. I know this session was not notified prior. I am extremely sorry for that. I was in a session. So मेरे क्लासेस चल रहे थे इसलिए मैं आपको पहले लिंक नहीं भेज पाया. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. जस्ट गिव मी अ सेकंड. जस्ट मुझे 1 मिनट दे दो. कई जगह पे मैं शेयर करना रह गया है. एक्चुअली अभी मैं 10 मिनट पहले तक एक दूसरे क्लास में था. Okay, we are here now. How are you? I'm fine. How are you? How are you, Rishikesh? Hello, Gudiya. Hello, Kapil. Jai Hind. Yes, ओजस क्या पूछा है? टाइम नहीं है. थैंक यू रोबिन. ओजस तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो पूछो. मत देखो ना सौर्या, आपको लिखने के लिए थोड़ी कोई किसी ने ये कर दिया है. रेलवे एम्प्लॉय अगर डायरेक्ट एम्प्लॉय है देन ओनली दे कैन अवेल एज रिलैक्सेशन. यस. सीएपीएफ का इंटरव्यू आईएएस लेवल का नहीं होता है. सीएपीएफ का इंटरव्यू सिंपल रहता है, 30 से 40 मिनट चलता है. आईएएस लेवल का नहीं होता, मतलब लेवल अलग नहीं है, वही लोग इंटरव्यू लेते हैं. लेकिन सीएपीएफ का इंटरव्यू बहुत स्पेसिफिक है सीएपीएफ के लिए, ऑफिसर बनाने के लिए. आईएएस का इंटरव्यू आईएएस के लिए नहीं है. 24 टोटल सर्विसेज के लिए, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस में भी 2 है. उसके बाद पोस्टल के, टेलीकॉम, ऑडिट, अकाउंट, रेलवे पुलिस, रेलवे ट्रैफिक, मतलब रेलवे प्रोटेक्शन, रेलवे ट्रैफिक, रेलवे अकाउंट, और अलग अलग बहुत सारे सर्विसेज. टोटल 24 सर्विसेज के लिए एक इंटरव्यू है ये. थैंक यू बरनाथ. फुट थोड़ा कर्व है, चलेगा, चलता है उतना. गुड इवनिंग. जय हिंद. हेलो पारस. 18 से स्टार्ट में होने वाली बैच हिंदी में नहीं है, वो इंग्लिश में है. मतलब हिंदी इंग्लिश में चलता है, इसमें नहीं है. इंग्लिश में नहीं है, प्योर इंग्लिश में नहीं है, प्योर हिंदी में भी नहीं है, लेकिन नोट्स इंग्लिश में है. लास्ट ईयर प्रिपरेशन नहीं था तो एग्जाम नहीं दिया. लास्ट सीएपीएफ के बाद से कर रहा हूं. वेरी गुड आनंद. आईबी का इंटरव्यू थोड़ा सा सीएपीएफ के इंटरव्यू की तरह ही रहता है. दे एक्सपेक्ट यू टू नो अबाउट द इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज. लेकिन आईबी के इंटरव्यू में साइकोमेट्रिक थोड़ा सा रहता है, मतलब डायरेक्टली टेस्टिंग नहीं होगा, लेकिन वो आप ऑब्जर्व करते हैं कि आप कैसे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वेदर यू आर सूटेबल फॉर दिस जॉब और नॉट, कि क्या तुम सच में इसमें काम करना चाहते हो कि नहीं चाहते, वो चेक करना चाहते हैं. और तुम्हारे एबिलिटी चेक करते हैं कि तुम झूठ बोल सकते हो कि नहीं. ऐसे कुछ चीजें हैं. पॉलिटिक्स के बारे में कितना जानते हो. रेलवे एम्प्लॉयज ले सकते हैं अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा रिक्रूटेड हुए हो रेलवे में तो आप ले सकते हो, या रेलवे के डायरेक्ट एम्प्लॉयज हो तो ले सकते हो. मेरे सीएपीएफ की 3 बुक्स हैं, लेकिन सिर्फ पेपर 2 का बुक ले लो अगर लेना है तो. वो भी नहीं लिया तो भी चलेगा. सीडीएस और सीएपीएफ का सिलेबस एक जैसा नहीं है, अलग है. एक्चुअली the syllabus is similar, लेकिन CAPF क्या है? CAPF is the connecting link between civil services examination and combined defense services examination. इसलिए CAPF का जो पेपर 1 है ये सिविल सर्विसेज से प्रीलिम से उठाया हुआ है.
मतलब इसमें पूरा जीएस का भी पेपर है और सीसेट का भी पेपर है, 125 क्वेश्चंस है। लेकिन जो क्वेश्चंस का पैटर्न है जीएस का वो सीडीएस की तरह है, सिविल सर्विसेज की तरह नहीं है। सिविल सर्विसेज में 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट्स है जीएस पेपर 1 के लिए प्रीलिम के, लेकिन सीएपीएफ में 125 क्वेश्चंस के लिए 2 घंटे है। तो इसीलिए इसका जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, जीएस के क्वेश्चन सीडीएस की तरह आएंगे, सीसैट वाला पार्ट सीटसैट की तरह आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी क्वांटिटेटिव रीजनिंग, और लेकिन ऑब्जेक्टिव रहेगा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की तरह, और लेकिन क्वेश्चन सीडीएस की तरह है। और जो सिविल सर्विसेज में मेंस होता है, ये पूरा मेंस मर्ज करके एक ही पेपर बना दिया है, वो सेम डे पे होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर। दिस इज हाउ द सिलेबस वेरीज एंड दिस इज हाउ सिलेबस इज सिमिलर। ओबीसी सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद, मतलब 1 अप्रैल के बाद निकाल लो, अभी वो चल जाएगा। बिना कोचिंग की सिलेक्शन हो सकता है यस। अगर आपको क्लैरिटी है बिना कोचिंग के सिलेक्शन हो सकता है। कोचिंग इज नॉट मैंडेटरी, कोचिंग इज नॉट मैंडेटरी। कोचिंग देखो, कोचिंग आपको किस लिए है, कोचिंग स्पून फीडिंग कर नहीं सकता। कोचिंग तुम्हारा प्रिपरेशन का ड्यूरेशन शॉर्ट कर सकता है, कोचिंग तुम्हारे प्रिपरेशन में सिंप्लिसिटी ला सकता है, जो चीजें नहीं समझती है वो एक्सप्लेन कर सकता है। कोचिंग आपके पढ़ाई में रेगुलरिटी लेके आता है, कोचिंग आपको क्लैरिटी देता है कि कितना पढ़ना है, कौन सी चीजें छोड़ सकते हो, और कोचिंग आपसे टेस्ट करवाता है। ये सभी चीजें तुम अपने आप से भी कर सकते हो अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, और अगर आपको क्लैरिटी है तो आपको कोचिंग का बिल्कुल भी कोई भी कोचिंग का जरूरत नहीं है, कोई कोचिंग का जरूरत नहीं है। आप अपने आप से एग्जाम क्लियर कर सकते हो। मैंने खुद बिना कोचिंग के एग्जाम क्लियर किया है। एसी का नोटिफिकेशन 15 अप्रैल को आएगा, एसी का नोटिफिकेशन 15 अप्रैल को आएगा। हाँ यस यू कैन क्रैक प्रतीक, व्हाई नॉट। ईडब्ल्यूएस का कब बना होना चाहिए, सेम 1 अप्रैल के बाद। सभी सर्टिफिकेट्स जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं 1 अप्रैल के बाद बना लो, आफ्टर 1 अप्रैल। लेकिन ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट पुराना रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस का पुराना सर्टिफिकेट चलेगा, सभी का, ओबीसी का भी चलता है, लेकिन कैसे भी आपको नया बनाना ही पड़ेगा बाद में, ठीक है ना। मेरे चैनल में ज्यादा मॉक इंटरव्यू नहीं है, सत्य के अभी बहुत मॉक इंटरव्यूज मैं बनाऊंगा। अभी इस बार रिजल्ट आएगा ना, मेरे स्टूडेंट्स आएंगे, देखो 80+ स्टूडेंट्स सिलेक्ट होने के चांसेस है, तो अभी मैं 15-20 इंटरव्यू जैसे रिजल्ट आ जाएगा वो अपलोड कर दूंगा। ये पुराने वाले हैं। पेपर 2 के लिए अभी से प्रिपेयर करना है पारस। पेपर 2 की हिंदी क्लासेस देखो, पेपर 2 में हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, एंड बिकॉज ऑफ दिस मेंटालिटी ओनली, और यही सोच लेने की वजह से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। पेपर 2 का जो एसी वाला कंपोनेंट है, निबंध जो है, वो तो हिंदी में आप अच्छा लिख लोगे, अगर आपका हिंदी अच्छा है तो हिंदी में तो लिख लोगे, वहां पे मार्क्स लेके आओगे 40 मार्क बहुत ज्यादा मार्क है। लेकिन जो 120 मार्क का जो आखिरी बाकी वाला पार्ट है, आर्ग्यूमेंट है, रिपोर्ट है, कॉम्प्रिहेंशन है, प्रेसी राइटिंग है, ये और ग्रामर के साथ, ये आप लिख नहीं पाते। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसलिए नहीं सिलेक्ट होते क्योंकि उनका हिंदी खराब है वो इसलिए सिलेक्ट नहीं होते, पेपर 2 में मार्क्स नहीं ला पाते, क्योंकि उनका इंग्लिश बहुत ही खराब है। तो वो मत करो, मीडियम हिंदी सिलेक्ट पक्का करो, लेकिन इंग्लिश वाली चीजें आपको आनी ही पड़ेंगी। देयर इज नो एक्सेप्शन, क्योंकि यूपीएससी खुद चाहता है कि आपको इंग्लिश आए, क्योंकि आप कानून के रखवाले बनने वाले हो, और कानून हिंदी में नहीं है, कानून इंग्लिश में ही है। इसीलिए निबंध तक आप हिंदी में लिख सकते हो। इसी वजह से इस बार जिन्होंने एग्जामिनेशन दे दिया, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले लोगों को, जो 2 आर्ग्यूमेंट थोड़े से टेढ़े मेढ़े थे, एक्चुअली वो टेढ़े मेढ़े है नहीं, सिंपल है, आए थे, वो समझ में ही नहीं आए, छोड़ के आ गए 40 मार्क का। ये दिक्कतें आती है। कैसे भी आपको इंग्लिश में करना ही है, इंग्लिश में टर्मिनोलॉजीज पता होने चाहिए, शब्द पता होने चाहिए। आर्ग्यूमेंट में सेक्युलरिज्म आया तो वहां पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये तो सर हिंदी में दिया नहीं था, मैंने आया नहीं। देखो यूपीएससी को फर्क नहीं पड़ता आप सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, आपको पड़ता है। तो यूपीएससी सिलेबस चेंज नहीं करने वाली है, आपको करना पड़ेगा अपने आप को चेंज, अपने आप को आपको चेंज करना पड़ेगा। डेली करंट अफेयर्स के लिए मेरा डेली सुबह 7 बजे एक बैच चल रहा है, उसको फॉलो करो।
डेली सुबह 7 बजे मेरा फ्री वाला बैच चल रहा है, उसको फॉलो करो, ठीक है ना। सुबह फ्री वाला जो मेरा बैच चल रहा है उसको फॉलो करो, उसमें से हो जाएगा। पांडा नाम का बैच है, सुबह चल रहा है, उसको फॉलो कर सकते तुम। ओके, एग्जाम पे बाद आईबी एग्जाम के बाद सीएपी प्रिपेयर किया तो भी चलेगा। जनरल साइंस के 11th 12th के सारे एनसीईआरटी मत पढ़ो, सारे एनसीईआरटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है। 6 एनसीईआरटी यार, कितना पढ़ोगे। फिजिक्स केमिस्ट्री जरूरत भी नहीं है इतना ज्यादा, सिलेक्टिव पढ़ना है, उसके लिए मैं सिलेक्टिव सेशंस ले लूंगा, टेंशन मत लो, आई टेक सिलेक्टिव सेशंस। सीएपीएफ में रनिंग 800 मीटर्स, सीएपीएफ में 800 मीटर रनिंग बस हो जाता है। 800 मीटर रनिंग किया तो उतना काफी है सीएपीएफ के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 800 मीटर इज फाइन। ओके, 800 मीटर रनिंग इज फाइन, उतना ही करना है और उतना सफिशिएंट है, उतना सफिशिएंट है। कहां चला गया। इकोनॉमी के लिए हम लोग फ्री वाले सेशंस नितिन ये अनिकेत सर के लेके आएंगे अनअकैडमी के ऊपर, और यूट्यूब के ऊपर भी होंगे। तो इकोनॉमी का इतना टेंशन मत लो, इकोनॉमी के लिए सेशंस लेके आएंगे। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन ट्रिकी है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो हो सकता है। देखो, क्लास लगाना नहीं लगाना तुम्हारा चॉइस है, क्लास लगाना नहीं लगाना तुम्हारी जरूरत है, अपने जरूरत के हिसाब से डिसाइड कर लो। ये जरूरी नहीं है कि क्लास ही लगाना चाहिए, ये जरूरी नहीं है मेरे ही क्लास लगाना चाहिए, जरूरी नहीं है मेरे ही बुक पढ़ना चाहिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारा एग्जाम क्लियर करना जरूरी है, तुम्हारे नीड के हिसाब से कर लो। 1 महीने का असिस्टेंट कमांडेंट का सैलरी जो है, असिस्टेंट कमांडेंट का 1 मंथ का सैलरी होता है, स्टार्ट होता है 75,000 रुपीज से। एक साल में कितना कमाते हो सोचो, 1 साल लेट कर लिया तो कितना नुकसान करते हो। आपको लगता है कि 1 ईयर बाद में आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, क्लास छोड़ दो, 1 साल बाद में आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपका कितना नुकसान है। आप बोलोगे सर 12 के तुम्हारा सैलरी रहेगा कम से कम 6 लाख रुपए, महीने का बात कर रहा हूं, 6 लाख रुपए। अभी असिस्टेंट कमांडेंट का सैलरी ट्रेनिंग में आने के बाद 1 लाख के ऊपर चला जाता है कुछ कुछ जगह पे। 6 लाख रुपए अगर कम से कम तुम्हारा सैलरी है और 72 लाख रुपए तुम गवा रहे हो, इसको इन्फ्लेशन के साथ कंपेयर कर सकते हो। 72 लाख रुपए तुम 1 साल डिले होने के बाद होते। दिस इज ग्रॉस सैलरी, इसमें नेट अलग अलग रहता है। शफीक 20 kg वजन ज्यादा होने से कम किया जा सकता है। सो डू नॉट थिंक अबाउट दीज फिगर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एट स्टेक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारा कॉन्फिडेंस। और यहां पे आके टेढ़ा मेढ़ा कमेंट करके करो भी क्या, माँ बाप का नाम थोड़ी ये करोगे। मैं क्या कर रहा हूं वो मैटर नहीं करता है, मैं सब कुछ कर चुका हूं। आई एम अ टीचर, मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, मैं आई एम सोशल एक्टिविस्ट, मैं बुक लिख रहा हूं, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं फ्री में क्लासेस ले रहा हूं, मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। मैं क्या करता हूं, तुम लोग को बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को मैटर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एट स्टेक फॉर यू। क्लास छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, क्लैरिटी लेके आ जाओ। आज मैं क्लास वास बात नहीं करूंगा, क्लैरिटी छोड़ दो, क्लास कोई क्लास मत लगाओ, क्लैरिटी लेके आ जाओ। पहली चीज क्या पढ़ना है, एंड क्या नहीं पढ़ना। दूसरी चीज कितना पढ़ना है। तीसरी चीज कब पढ़ना है, कितने बार पढ़ना है। प्रैक्टिस क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहां पे करना है,
कहां से करना है? इवेलुएट कौन करेगा? चेक कौन करेगा? ये चीजों का तुम लोग को क्लैरिटी है? यहां पे भी आपको कब पढ़ना है, कब तक, मतलब टाइम, प्लान, एग्जीक्यूशन, ये सब के बारे में अगर तुम्हें क्लैरिटी है, किसी को भी कोचिंग का जरूरत नहीं है, किसी को भी कोचिंग का जरूरत नहीं है। टॉर्सिस, ड्रूपी आईलिड्स अगर बहुत ज्यादा है जय कृष्ण, देन ओनली इट विल बी अ प्रॉब्लम, अदरवाइज इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आईबी की क्लासेस बोरिंग ही है नीरज, बिकॉज दे आर टू फास्ट। आईबी की क्लासेस बोरिंग इसलिए है बिकॉज इट इज टू फास्ट। महेश कुमार बरवाल सर की बुक सफिशिएंट है एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न एंड ज्योग्राफी इज ऑल्सो कंसर्न। 6 months यस, लेकिन ऐसा नहीं है 6 months में प्रिपरेशन पूरा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा समझोगे कि 6 months में मैं आराम से प्रिपरेशन कर लूंगा, दैट इट विल बी डिफिकल्ट। कंपटीशन इज वेरी हाई, नौकरियां नहीं हैं, इसीलिए टिकटॉक, ट्रोलिंग ये करते हुए टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम अपने माँ बाप का ना नाम रोशन करने वाले हो, ना पैसे कमाने वाले हो। दूसरों को गाली देके तुम्हारा घर नहीं भर सकता। हाँ, सीएपीएफ ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में अपियर हो सकते हैं, यस। महेश कुमार सर की बुक सफिशिएंट है, 2-4 बार पढ़ो। लेकिन सीआईएसएफ का 2020 का कट ऑफ भी इधर बता दिया। देखो, दिस इज द कट ऑफ व्हाट आई प्रेडिक्ट, वो मतलब उतने मार्क जिसको यहां पे मार्क है जिसका पेपर 2 चेक हो जाएगा। बट इफ यू आस्क मी अबाउट फाइनल कट ऑफ, इट इज इवन दो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, लेकिन फाइनल कट ऑफ जो है वो पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस इंटरव्यू मिलके मेरे हिसाब से 2020 वाला फाइनल कट ऑफ जो है ये लगभग 290 से 300 तक जाएगा। इंटरव्यू के मार्क 90 पकड़ो, पेपर 2 के मार्क 80 से 90 पकड़ो, उस हिसाब से आपके मार्क्स होने चाहिए। पीईटी के लिए पेपर 1 के ऊपर नहीं, दोनों पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। एमएससी कर रही हो, साथ में प्रिपरेशन हो जाएगी, यस कर सकते हो ना आप। नीरव कुमार 106 यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 2021-2। देखो, आप लोग का पीईटी का कॉल आ रहा है या कट ऑफ क्लियर हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है पोस्ट निकला है। ये सभी लोग, जो लोग अभी पीईटी जाने वाले ना, 6 में से 5 लोग बाहर निकलने वाले हैं, 1 ही सिलेक्ट होने वाला है। इसीलिए तैयारी जारी रखो, तैयारी बिल्कुल कम मत करो, एग्जाम की भी और पीईटी की भी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है पीईटी के टाइम पे, काफी वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। इसमें सबसे पहले तुम्हारा आइडेंटिटी वेरीफाई किया जाएगा, और तुम्हारे आइडेंटिटी के लिए 10वीं का मार्कलिस्ट, 10वीं का सर्टिफिकेट, मार्कलिस्ट नहीं हुआ तो भी चलता है, सर्टिफिकेट इज मोर इंपॉर्टेंट, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। 12वीं का सर्टिफिकेट, उसके बाद ग्रेजुएशन के 4 साल के 3 साल के मार्कलिस्ट और ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट। डिग्री सर्टिफिकेट नहीं होगा तो पासिंग सर्टिफिकेट चलेगा, पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसके साथ प्रोविजनल मार्कलिस्ट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट चलेगा, या फाइनल ईयर का मार्कलिस्ट चल जाएगा। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ और सर्टिफिकेट लगता है, जैसे कभी कभी, अभी तो नेशनैलिटी नहीं लगता, लेकिन कास्ट वाला सर्टिफिकेट है, नॉन क्रिमिनल वाला सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट है, इतने सर्टिफिकेट तुम्हारे चेक किए जाते हैं अलॉन्ग विद योर फोटोज। एंड जो ओरिजिनल आई कार्ड जो तुमने यूपीएससी में फॉर्म फिल करते वक्त भरा था, या तो आधार होगा या पैन कार्ड होगा, जो भी भरा है वो। पेपर 2 के बुक के पीछे मत भागो, एटलीस्ट पेपर 2 का फ्री वाला कोर्स तो कर लो। मेरा टेलीग्राम के ऊपर जो क्रैक सीएपीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर मैंने कोर्स करवाया है ना, वो तो कर लो। फ्री वाला वीडियो कोर्स है, वो तो कर लो। वो कोर्स कर लोगे तो भी ठीक है। बुक में सब कुछ कवर नहीं होता है, लेकिन मेरा बुक अवेलेबल है, मैग्रो हिल का बुक अवेलेबल है। हाँ, लास्ट ईयर का ही रिवाइज करना है, एज फार एज पेपर 1 इज कंसर्न, लास्ट ईयर का ही रिवाइज करना है, कुछ ऐड नहीं करना है। अंकुर, व्हाट इज योर, डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी, इफ योर कैटेगरी इज जनरल, the 25 is the eligible age limit. Before 25 you should not be 25. OBC 28, SC ST 30. 2019 CAPF AC paper 1 expected cut off 115-16.
6 मंथ्स की स्ट्रैटेजी का डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। अल्फा ब्रावो चार्ली का मतलब कुछ नहीं है, वो अल्फाबेट्स है, दीज आर अल्फाबेट्स। देखो आर्म फोर्सेस में अल्फाबेट्स जो है ना वो अलग तरीके से बताते हैं, सभी लोगों की तरह बताएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा ना, सभी लोगों की तरह अल्फाबेट्स बताएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, उधर कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि गोलियां चल रही है, बम गिर रहे हैं तो सुनाई नहीं देता। तो अल्फा वो क्या करते हैं, ए जब बताना है, ए इज अल्फा। सो तुम्हारा नाम अमित है तो वो अमित स्पेलिंग है अल्फा माइक इंडिया टैंगो, AMIT, अमित मतलब अल्फा माइक इंडिया टैंगो, ऐसा बोल दिया तो मतलब क्या है, AMIT अमित, ऐसे स्पेल आउट किया जाता है। दिस इज द मिलिट्री मेथड, ऑल ओवर द वर्ल्ड वही किया जाता है टू अवॉइड द कंफ्यूजन। एंड वंस यू गॉट द मैसेज देन यू से दैट रॉजर, ठीक है ना। गर्ल्स डू नॉट गेट एनी एज रिलैक्सेशन और मेरिट रिलैक्सेशन जिग्नेशा, बट गर्ल्स को आप एक बार एग्जाम क्लियर कर दोगे, मेरिट तो सेम है मेल की तरह, लेकिन इंटरव्यू में एडवांटेज रहेगा, दे वांट मोर फीमेल ऑफिसर्स। फादर के फीमेल की स्पेलिंग अलग, फादर के नेम की स्पेलिंग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उसका एफिडेविट बनाया जा सकता है, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल एक्सप्लेन। भारनाथ यहां पे नंबर नहीं दे सकता। वैभव यू हैव वेरी गुड चांस, OBC certificate issued at December 2017, you can apply now, but anyways after April you will have to get a new certificate। OBC सर्टिफिकेट फ्रेश ही चाहिए रहता है, अप्रैल के बाद फिर से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो है वो चल जाता है। कैरिंग एंगल शुड नॉट बी मोर देन 15 ऐसा बोला दिया गया है, लेकिन कैरिंग एंगल के लिए आज तक किसी को रिजेक्ट नहीं किया, डोंट वरी। CRPF 200 रैंक तक हो जाता है। एग्जामिनेशन डेट इज 8 अगस्त। पेपर 2 आइडियली देखो उन्होंने कुछ क्लैरिटी नहीं दिया है कि पेपर 2 के लिए ब्लैक पेन चाहिए, लेकिन उन्होंने एक ही लाइन लिखा है कि सब कुछ ब्लैक पेन में लिखना है। सो अच्छा है ब्लैक पेन में ही लिखो, किस लिए अलग अलग पेन यूज कर रहे हो, इट इज बेटर, नो इट इज बेटर। तो ब्लू पेन से ये करने से चेक नहीं कर रहे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रीफरेबली अवॉइड करो ये सब चीजें। IBACIO पावर सैलरी में डिफरेंस है। IBACIO इज ग्रुप बी इक्विवेलेंट पोस्ट, इवन दो इट इज क्लासिफाइड एज ग्रुप सी पोस्ट, सैलरी वाइज इट इज ग्रुप बी प्लस पोस्ट, और AC इज ग्रुप ए पोस्ट, IB इज नॉन गैजेटेड पोस्ट, AC इज गैजेटेड पोस्ट। IB में यूनिफॉर्म वगैरह कुछ नहीं रहता, AC में यूनिफॉर्म गाड़ी वगैरह मिलता है, और इसमें रेगुलर प्रमोशंस है, IB में भी रेगुलर प्रमोशंस है। IB को सैलरी वगैरह अच्छा मिलता है, लेकिन IB में आप अपने होम स्टेट में पोस्टिंग कर सकते हो। IB में काम में ऑटोनॉमी ज्यादा है, CAPF में काम जो है, जो आपका कल्चर है, आपके ट्रेडिशंस है आपके फोर्स के, उसके हिसाब से ज्यादा चलेगा। पावर्स, एज फार एज पावर्स आर कंसर्न, CAPF के अपने पावर्स है, लेकिन दोनों लोग अरेस्ट कर सकते हैं, दोनों लोग डिटेन कर सकते हैं, दोनों लोग इंट्रोगेट कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं, दोनों के पास वेपन रहता है, लेकिन IB वाले जनरली वेपन लेके नहीं घूमते, CAPF फोर्स है। पेपर 2 सेम टाइम ही होगा, यस। मैथमेटिक्स के लिए सिलेक्टिव टॉपिक पारस, नितिन राठौर सर के सेशन चल रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर फ्री वाले, तो वो सेशंस कर लो। नितिन राठौर सर बाप है मैथमेटिक्स के, उतने कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर BCom, हाँ अभी से स्टार्ट कर लो, यस अन्वेश। हाँ रिजल्ट आया था, मैं वही तो बोल रहा हूं ना, ब्लू पेन से पेपर किया तो ऐसा रिजल्ट नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है, चल रहा है, लेकिन चल रहा है तब तक चल रहा है, अभी तक यूपीएससी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, लेकिन यूपीएससी ने लिखा हुआ है ब्लैक पेन से को, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं, बाकी तुम्हारा मर्जी है। BSF फर्स्ट, BSF ड्यूटी कम्स फर्स्ट, बिकॉज BSF इज ड्यूटी unto death, that is why BSF should always come first। करंट अफेयर्स बुलेटिन शेयर करूंगा, डोंट वरी। हिंदी मीडियम का टॉपर, आज तक टॉपर मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 तो शायद से ज्यादा नहीं आया कोई, लेकिन हिंदी मीडियम से 2, 3, 4 रैंक बहुत सारे आए हैं, काफी सारे, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम से आ नहीं सकते, लेकिन तुम जो सोच रहे हो ना हिंदी मीडियम से, वो लोग का फिर भी इंग्लिश अच्छा ही है और हिंदी उनका ज्यादा अच्छा है।
अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हिंदी अच्छा लिखेंगे और इंग्लिश खराब लिखेंगे तो टॉपर आ जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। 120 मार्क का पेपर जहां पे मार्क सबसे अच्छे मार्क्स किस में आते हैं, आर्ग्यूमेंट में, रिपोर्ट में, कॉम्प्रिहेंशन में, प्रेसी राइटिंग में, ग्रामर में, ऐसे में फिर भी बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकते। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, बायोलॉजी का फ्री कोर्स मैंने कंडक्ट किया, उसको देख लो। सिर्फ बायोलॉजी मत करो, इवन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। डोंट गो जस्ट फॉर बायोलॉजी। रैपिड एक्शन फोर्स में जाने के लिए सीआरपीएफ से जा सकते हैं। तेजस्वी फॉर प्रैक्टिस यू शुड ज्वाइन। 2022 में आप ग्रेजुएट हो रहे हो, यू शुड अप्लाई। शायद अगर आपका रिजल्ट तब तक आता है देन यू आर एलिजिबल। 2019 CAPF results will be declared after the case in the Supreme Court, which is the hearing of which is scheduled on 28th of January। ये एक बार आ जाएगा, उसके बाद ही अभी उसका रिजल्ट आ सकता है। यूपीएससी इज वेटिंग फॉर दैट रिजल्ट। मेरे नोट्स हिंदी मीडियम में, हाँ मैं कर रहा हूँ, वी आर वर्किंग ऑन दैट। इंजीनियरिंग और सीएपीएफ की स्टडी कैसे मैनेज करूँ? देखो, अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो एंड इंजीनियरिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, देन यू शुड डू इंजीनियरिंग फर्स्ट, और सीएपीएफ ज़्यादा मिक्सअप मत करो। इंजीनियरिंग अगर करते करते डेली तुमको टाइम मिल रहा है, 1-2 घंटे निकालो, उतना भी ठीक है, बाद में करना। फिस्टुला के प्रॉब्लम से मेडिकल में दिक्कत नहीं होगी, फिस्टुला क्लियर करना चाहिए, सर्जरी हुआ होना चाहिए, देन इट इज ओके। ऐसे में मैक्सिमम मार्क, एक ऐसे में 12-13 आ सकता है, उससे ज़्यादा मार्क आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि ऐसे कुछ भी किया तो भी 20 ही मिनट मिलने वाला है। 20 मिनट में आप क्या ही कर लोगे, और 3 ही पेजेस है, तो आप अपना बहुत ज़्यादा क्वालिटी होगे तो भी दिखा नहीं पाओगे 3 पेजेस में। ITBP is a very specialized force and it is only specialized armed force in India because every person in ITBP is mountaineering trained, every person in ITBP is skiing trained, every person in ITBP is river rafting trained। उनको सब कुछ आता है। It is the only force which is ready to deal with any disaster in entire Himalayas. It is the only force in India which is prepared for, full time prepared for mountain warfare, और 24/7 पूरा जिनका जिंदगी सिर्फ हिमालय में कटता है वो अकेला आईटीबीपी है इंडिया में। आर्मी भी नहीं है, आर्मी भी नहीं है। सेल्फ स्टडी से करके कैसे सिलेक्शन कर सकते हो? देखो, सेल्फ स्टडी में मैंने बताया ना, सेल्फ स्टडी में क्लैरिटी लेके आ जाओ। पहले एक सब्जेक्ट ले लो, जैसे पॉलिटी लिया है, जैसे लक्ष्मीकांत ले रहे हो ना, वो लक्ष्मीकांत पूरा खत्म कर दो। उसमें कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से करो। उसके बाद उसके ऊपर आए हुए क्वेश्चंस देख लो, ठीक है ना, और क्वेश्चंस के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन आ रहा है। फिर एक बार पॉलिटिक्स खत्म हो गया तो उसके बाद आप ज्योग्राफी ले सकते हो। तो ज्योग्राफी के जो भी बुक्स पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी के बुक पढ़ो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो। ऐसे सेम हिस्ट्री भी खत्म कर दो, ऐसे सेम भी बाद में इकोनॉमिक्स ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसमें कहीं पे भी दिक्कत आता है ना, उतनी ही चीजें कोई भी यूट्यूब वीडियो से भी आप कर सकते हो, उतना ही चीजें करो। साइंस के लिए 8, 9, 10 एनसीईआरटी कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। एक बार ये साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया, साइमल्टेनियसली डेली आपने या तो न्यूज़पेपर करना चाहिए या डेली करंट इश्यूज जो चल रहे हैं ना न्यूज में, उसका प्रिपरेशन करो। उसके ऊपर जा क्या क्वेश्चन आ सकते हैं सोच के, प्रेडिक्ट करके उसके ऊपर काम करना, लिखना शुरू कर दो। हफ्ते में कम से कम 1 से 2 एसेज लिखो। आर्ग्यूमेंट के बुकलेट्स दिए हुए हैं मैंने, वो फ्री में अवेलेबल है, वो ले लो, वो सॉल्व करो, उससे आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। और जब एक बार आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन पहले पढ़ना है वो टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉलिटी में फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो तो पहले फंडामेंटल राइट के ऊपर क्वेश्चंस कौन से आए वो देखो, फिर फंडामेंटल राइट पढ़ो। फिर तुम भूलोगे नहीं, फिर तुम्हें बुक में पता चलेगा कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से आर्टिकल के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, कौन से आर्टिकल के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। यही चीजें समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 12 के ऊपर कभी क्वेश्चन आया है क्या एग्जाम में? आर्टिकल 12 के ऊपर कोई कभी क्वेश्चन आया है क्या? आई एम फाइन, कभी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। आर्टिकल 12 के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, आर्टिकल 13 के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। सोनाली 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, तो ये क्लियर होना चाहिए।
इंजीनियरिंग और सीएपीएफ, इंजीनियरिंग करते करते डेली 2 घंटे निकालो और पढ़ते जाओ। इकोनॉमिक्स जनरली अभी पिछले 2 साल से इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ज्यादा पूछ रहे हैं, 8-10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उतना ही वेटेज है लेकिन 20 मार्क का। प्रेसी में मैक्सिमम मिनिमम कितना मार्क मिलता है? प्रेसी में मैक्सिमम आ सकता है 10-11 मार्क, और मिनिमम तो छोड़ दिया तो 0 मार्क्स आ जाएगा। क्रोन्स डिसीज, यस यू कैन प्रिपेयर अखिलेश। क्रोन्स डिसीज कहीं पे पता थोड़ी चलता है, नो प्रॉब्लम। हाइट फॉर मेल कैंडिडेट शुड बी 165 सेंटीमीटर्स, हाइट फॉर फीमेल कैंडिडेट शुड बी more than 157 centimeters. If you are repeater, you do not need full course. Nawab, if you are repeater, you do not need full course. In fact, I doubt whether you need a course or not. Most of the time जो repeater रहते हैं, अपना weakness ढूंढो। अगर आपको पेपर 2 का ही दिक्कत है, सिर्फ पेपर 2 के ऊपर फोकस करो, गाइडेंस के ऊपर। अगर आपको सिर्फ पेपर 1 का दिक्कत है तो ही करो। देखो, ऑलवेज बी सिलेक्टिव अबाउट योर प्रिपरेशन। यू नन ऑफ अस एक्चुअली नीड्स, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ही आपको फुल कोर्स का जरूरत है, और कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते, देन ओनली गो फॉर फुल कोर्स, अदरवाइज डू नॉट ऑप्ट फॉर फुल कोर्स। सिर्फ टेस्ट सीरीज और ये कर लो। मेरा नोट्स अभी हिंदी में नहीं है, आ जाएगा। अनसीन में मैक्सिमम आ जाता है, जो पैसेज है उसमें 15 मार्क तक आ सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम अटेम्प्ट नहीं किया तो 0। बेस्ट फोर्स, सभी फोर्सेस अपने अपने लेवल में बेस्ट है, ऐसा कोई बेस्ट फोर्स खराब फोर्स ऐसा नहीं है। किडनी स्टोन मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं होता है, डोंट वरी। रिपीटर हो नवाब, तुमने स्कोर किया 106, तुम्हें कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तुमने एग्जामिनेशन दिया है, तुम्हें पता है कि कौन से एरिया में क्वेश्चंस तुम्हें पता थे लेकिन आ नहीं रहे थे। जैसे ऐसा हो सकता है कि तुम्हें मैथ्स में आया, तुम्हें मैथ्स के क्वेश्चन आसान होते लगे लेकिन सॉल्व करना नहीं आया, या मैथ्स स्किप कर दिया, या ऐसा हो सकता है कि साइंस ठीक से नहीं आ रहा था, या ऐसा हो सकता है कि और कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्सक्यूज मी, जैसे इकोनॉमिक्स है वो नहीं आया। जो चीजें स्किप हो गई उसके ऊपर अभी काम करो, ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ाओ। अगर तुम्हें लगता है कि सभी जगह पे मुझे थोड़ी थोड़ी गलतियां हो गई है, मतलब मुझे क्वेश्चंस तो फैमिलियर लग रहे थे लेकिन आंसर में कंफ्यूजन हो रहा था, देन योर प्रॉब्लम इज एक्चुअली विद द एक्यूरेसी। तो तुम्हें और ज्यादा रिवीजन का और पेपर 1 के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस का जरूरत है, वही सेम चीजें पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा कहां पे दिक्कत है उसको आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर काम करो। मिनिमम टाइम टू प्रिपेयर इज 5 मंथ्स। एक्चुअली अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, थोड़ा बहुत कुछ भी किया है, इफ यू आर फास्ट ग्रैबर, इवन यू कैन इवन प्रिपेयर इन 3 to 4 months. Crohn's can be treated. Crohn's एक्चुअली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ट्रीटमेंट ले लो, चाहिए तो आयुर्वेदा ट्राई कर लो। हाउ मेनी गुड टीथ, ऐसा कुछ नहीं है, सफिशिएंट टीथ होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। अगर तुम सच में चबा सकते हो प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी दांत हुआ तो सीएपीएफ में चलता है। 10-15 दांत हुआ तो भी चलता है, ठीक से होना चाहिए। क्रोन्स कैन बी ट्रीटेड, अलग अलग ट्रीटमेंट है अखिलेश, लेकिन उसका अलग अलग ट्रीटमेंट है। करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे ना आपको, करंट अफेयर्स के आपके टेलीग्राम चैनल में, क्रैक सीएपीएफ जो हमारा टेलीग्राम है उसमें नोट्स मिल जाएंगे, या करंट अफेयर्स जो पेपर 2 का करंट अफेयर्स सुबह में डेली सुबह 7 बजे फ्री वाला पांडा बैच में सिखाता हूँ, उसमें अटेंड करो, आपकी मर्जी। करंट अफेयर्स पेपर 1 के और पेपर 2 के दोनों अलग अलग है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट अफेयर्स, वन इज पेपर 1 एंड अनदर इज पेपर 2। पेपर 1 के करंट अफेयर्स फैक्चुअल करंट अफेयर्स है, पर्सन्स इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, अचीवमेंट्स, और उसके साथ साथ बुक्स एंड ऑथर्स और डेज, कौन सा था, ऐसे वाले हैं, ठीक है ना। पेपर 2 के करंट अफेयर्स ऑन द अदर हैंड ये एनालिटिकल करंट अफेयर्स है, मतलब जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में ये करंट अफेयर्स है। तो पेपर 2 के लिए अभी मेरे जो फ्री वाले बैचेस चल रहे हैं ना,
मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपके आप प्लस के ऊपर आ जाओ। एक सबसे पहले डेली सुबह 7 बजे मेरा पांडा नाम का बैच चलता है, ये डेली करंट अफेयर्स वाला बैच है, ये फ्री है। दूसरा दोपहर को मेरा 3 बजे पॉलिटी का क्लासेस चलता है आईबी के लिए, ये भी फ्री है। तीसरा मेरा शाम को 5 बजे सिक्योरिटी वाला क्लास चलता है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। इसके साथ साथ मैं ऑलरेडी साइंस के सेशंस कंडक्ट कर चुका हूं, पेपर 2 का फ्री सेशन कर चुका हूं, पेपर 2 का भी सेशन कर चुका हूं फ्री वाला, और मैं इंग्लिश ग्रामर का भी सेशन अभी स्टार्ट कर दूंगा। ऑल दीज सेशंस आर फ्री। अगर आपको इसको ज्वाइन होना है कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। और इसका जो ये है लिंक्स है, फ्री वाले लिंक्स, मेरा टेलीग्राम चैनल है क्रैक सीएपीएफ, इसमें भी कोई पैसा नहीं है, इसमें भी कोई प्रमोशंस नहीं। क्रैक सीएपीएफ, CRACK, इसमें आओ, इसमें ज्वाइन करो, इसमें लिंक ले लो, वहां पे बकवास नहीं चलता है। हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। ये कहां से डिसाइड हो गया 1350 लोगों के मार्क्स 114 प्लस है? ये कौन डिसाइड करता है पता नहीं। ऐसा देखो, तुम जो बोल रहे हो ना सर 1350 लोगों के मार्क 114 प्लस है, ऐसा उनका मानना है, ये तो यूपीएससी डिसाइड करेगा। जॉन्डिस की कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, जॉन्डिस तो ठीक हो जाता है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सब्सक्रिप्शन वाले कोर्स के अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बुक्स वगैरह कुछ चीजें पढ़ना पड़ेगा। देखो तुम्हारा मर्जी है, देखो एवरी इंडिविजुअल हैज हिज ओन रिक्वायरमेंट्स। मतलब ये तो ऐसा है कि होटल में जाने के बाद तुम सब कुछ खाते हो क्या, एक थाली आ गया तो ठीक है ना, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाओ। हर किसी का भूख अलग है, हर किसी का रिक्वायरमेंट अलग है, हर किसी का पेट का हालात अलग है, ठीक है ना, उम्र अलग है, मैच्योरिटी अलग है, उसके हिसाब से। लेकिन कोर्स अपने आप में कंप्लीट है, पूरा कोर्स भी नहीं करने का जरूरत है, कोर्स अपने आप में कंप्लीट है और कुछ करने का जरूरत नहीं है ज्यादा। यस बारनाथ यादव बोलो। करंट अफेयर्स बी कंप्लीटेड बाय ईयर बुक, जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स देखो, आपका एग्जाम 8 अगस्त को है, आपको करंट अफेयर्स जून तक करने हैं, जनवरी टू जून तक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे। सीएपीएफ यूपीएससी में मर्ज नहीं होने वाला, देयर इज नो प्रपोजल, 2023 तक नहीं है। यस परवीन, देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स, इफ यू फॉलो दिस रिलीजियसली देयर इज नो नीड। अनुराग, तुम्हें कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। अनुराग सिंह, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रिवीजन ज्यादा करो और पेपर सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, सेम एनवायरमेंट में प्रैक्टिस करो, इजी हो जाएगा। सेकंड पेपर फुल्ली सॉल्व विद गुड कंटेंट कितना मिलेगा अभी बता नहीं सकते शर्मन, बट यू कैन इजीली एक्सपेक्ट 80 प्लस मार्क्स, 80 प्लस मार्क्स। आर्ग्यूमेंट में कैसे न्यूट्रल अप्रोच बनाए रखे? आर्ग्यूमेंट में न्यूट्रल अप्रोच नहीं बनाना है, आर्ग्यूमेंट में दोनों साइड का अप्रोच बनाना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग न्यूट्रल एंड बीइंग बैलेंस। बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। एसएससी सीपीओ के सिलेबस और एसी सिलेबस में डिफरेंस काफी सारा है। हमारे सीएपीएफ में क्या है, क्वेश्चंस जीएस के टफ लेवल के हैं थोड़े से। सीपीओ में जीएस कोई करता ही नहीं है, सीपीओ में मैथ्स और इंग्लिश के ऊपर चलता है। यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश के ग्रामर के ऊपर नहीं, यहाँ का इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है तो लिखना पड़ेगा। ग्रामर में मिनिमम कितना मिलता है? मिनिमम कुछ नहीं है, 0 मिल सकता है अगर गलत लिखा सभी तो। यस प्रवीण, मैंने आपका आंसर दे दिया ऑलरेडी। सीओ बनने में लगभग 16 से 17 साल लगते हैं। पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना है, देखो यहाँ पे मैं मेरा नंबर वगैरह कुछ शेयर नहीं कर सकता। आप लोग टेलीग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो या गूगल से मेरा नंबर पा सकते हो। अखिलेश, कल सुबह, अभी कॉल कब करोगे? आईबीएन सीएपीएफ दोनों की क्लासेस कैसे मैनेज करें? रिवीजन नहीं हो पा रही अभी फिलहाल। शिवानी, आईबी के क्लासेस कर लो, सीएपीएफ की क्लासेस थोड़ा सा बाजू में रखो, सीएपीएफ पेपर 1 थोड़ा सा बाजू में रखो। सिर्फ सीएपीएफ करना है तो पेपर 2 करना है तो करो, नहीं तो वो भी नहीं किया तो भी चलेगा। अभी आईबी के ऊपर फोकस कर दो।
वन लाइनर क्वेश्चंस लगभग जीएस में क्वेश्चंस आएंगे अराउंड 100 आउट ऑफ 125। उसमें से जो वन लाइनर क्वेश्चंस है वो रहेंगे लगभग 60 से 70। हर्निया ट्रीट कर दिया शफीक, तो मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ओबीसी सर्टिफिकेट सौरभ तुम्हारा जो 2017 का है फिलहाल चल जाएगा, लेकिन आपको कैसे भी वो नया बनाने के लिए बोलेंगे। सो जब तक फॉर्म भर रहे हो फॉर्म में चल जाता है, लेकिन कैसे भी बाद में नया बनाना है। एसे एंड रिपोर्ट में ऐसे मिनिमम मार्क बता नहीं सकते, 0 आ सकते, लिखा नहीं तो 0 आ सकते हैं। लिखा नहीं तो मार्क कैसे बताते हैं? वी कैन नॉट, नो वन कैन से मिनिमम मार्क्स, नो। बिल्कुल ही कचरा लिखा तो आधा मार्क 1 मार्क ही दे देगा, छोड़ ही दिया तो 0 मार्क। सीएपीएफ 2020 का रिजल्ट फर्स्ट वीक में आएगा फरवरी के। एडिशनल वैकेंसीज आएगी कि नहीं अभी इमीडिएटली पता नहीं चलेगा। साइंस के लिए प्रद्युम्न क्या करो, साइंस जो है ना अभी 8, 9, 10th एनसीईआरटी से 20 क्वेश्चन आए हैं, बाकी के 10 क्वेश्चन जो है ना वो 11, 12 के एनसीईआरटी से आए हैं। तो फिलहाल 8, 9, 10th एनसीईआरटी साइंस के अच्छे से करो, लेकिन 11, 12 बहुत वास्ट है। 8, 9, 10 के 3 एनसीईआरटीज है, 11, 12 के 6 एनसीईआरटीज बहुत बड़े बड़े हैं, समझ में नहीं आएगा। नीट का प्रिपरेशन करते जाओगे और बाकी सब छोड़ दोगे। सो 11, 12 का फ्री वाला बैच में कंडक्ट कर लूंगा, उसमें से कर लो। ओपन यूनिवर्सिटी से इंटरव्यू में कोई इंपैक्ट नहीं है, ये ओपन यूनिवर्सिटी से किया तो भी चलता है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। उन्होंने कभी नहीं बोला ओपन यूनिवर्सिटी से नहीं करना है, चल जाता है। नायब तहसीलदार सीएपीएफ से बेटर सीएपीएफ है। नायब तहसीलदार ग्रुप बी पोस्ट है, तुम्हारी मर्जी यार, तुम क्या करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। मैंने नायब तहसीलदार छोड़ दिया सीएपीएफ के लिए। सिविल सर्विसेज की जैसे क्वेश्चन है ना, वो लगभग 10-15 से 20 क्वेश्चन आएंगे सिविल सर्विसेज की तरह। मैंने सीआईएसएफ क्यों छोड़ा? मैंने सीआईएसएफ इसलिए छोड़ा, बताता हूं। मैं हूं डॉक्टर बाय क्वालिफिकेशन, आई एम डॉक्टर बाय क्वालिफिकेशन। मेरे बैकग्राउंड समझो, मैं बचपन में, मेरी माँ करती है खेती, अभी भी करती है। मेरे पिताजी प्राइवेट बैंक में क्लर्क हुआ करते थे। तो पहले तो बचपन में 4th कक्षा तक मैं गाय भैंस चराता था, हमारे घर में वही थी, और खेती करते थे, हमारे खुद का घर भी नहीं था। ऐसे हालात में पढ़ पढ़ के माँ बाप ने सपोर्ट लेके गवर्नमेंट स्कूल से मैंने मराठी मीडियम से 10वीं कर लिया। 11वीं 12वीं में मेरा कॉलेज अच्छा है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे टीचर का अच्छे सपोर्ट से मेरा अच्छा रैंक आया, और अच्छा रैंक आने से तब मैंने महाराष्ट्र का एंट्रेंस क्रैक कर दिया। और मैं वो टाइम पे एनडीए का भी प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन एनडीए ने किसी ने मुझे मिसगाइड कर दिया, तब मुझे नया नया चश्मा लगा था, किसी ने मिसगाइड कर दिया कि ये चश्मा नहीं चलता है। सो मैं एग्जाम ही देने नहीं गया। मैंने एएफएमसी आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज का भी एग्जाम दिया था, लेकिन वो मुझसे क्रैक नहीं हुआ। मैंने सबसे पहले मेडिकल एंट्रेंस दिया, वो मुझसे तब सिर्फ डेंटल एग्जामिनेशन क्रैक हो रहा था, मुझे डेंटिस्ट बनना नहीं था। सो मैंने 1 साल गैप लेके फिर से स्ट्रगल करके घर वालों के सपोर्ट की वजह से एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया। 5 साल एमबीबीएस, हम लोग का 6 साल चलता है, 5 साल एमबीबीएस और इंटर्नशिप करने के टाइम पे मुझे एक छोटा भाई है और छोटी बहन है। छोटे भाई ने 12वीं में स्कूल छोड़ दिया, वो कुछ नहीं कर रहा था। बहन जो थी वो टाइम पे, भाई जॉब ढूंढ रहा था, बहन जो थी 12वीं में थी, और मेरे पापा का नौकरी चला गया। पापा की जो बैंक थी, प्राइवेट बैंक थी, डूब गई, पापा का नौकरी चला गया। वो टाइम पे पापा मुझे बोले कि जॉब कर लो, घर वालों को जरूरत है, तो मैंने जॉब किया। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, बीइंग एन एमबीबीएस में डॉक्टर था, मुझे जॉब का टेंशन नहीं है, मुझे आज भी जॉब का टेंशन नहीं है, मुझे कभी भी जॉब का टेंशन नहीं था। मैंने अप्लाई करते ही जॉब मिल जाता है और अच्छा खासा पैसा मिलता है। मैंने 1.5 साल मेडिकल ऑफिसर का जॉब किया, तब घर का माहौल सेट हो गया। उसके बाद मैंने अपना पढ़ाई फिर से करना स्टार्ट कर दिया। मेरे भाई को नौकरी लग गया था, बहन इंजीनियरिंग के लिए चली गई, भाई मेरा पुलिस में कांस्टेबल था। तो बीच में मैं प्रिपरेशन करते करते फिर से मेरे पैसे खत्म हो गए, फिर से घर पे तो पैसे मांगने का सवाल ही नहीं है। फिर से मैंने जॉब कर लिया असिस्टेंट लेक्चरर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और उसके साथ साथ मेरा स्टेट पीसीएस भी निकल गया। ग्रुप बी वहाँ पे नायब तहसीलदार मिला था, लेकिन ग्रुप बी करना नहीं था। मैंने दोनों नौकरियां पहले क्लास 1 गैजेटेड की थी, और मैं मेडिकल ऑफिसर करके या फिर असिस्टेंट कमांडर मेडिकल कैरियर करके
CAPF में ज्वाइन हो सकता था, सिर्फ इंटरव्यू रहता है, सैलरी ज़्यादा मिलता था। वो टाइम पे हम लोग को सैलरी मिलता था 65,000। अगर मैं असिस्टेंट कमांडर मेडिकल में ज्वाइन होता था तो मुझे सैलरी मिलता था 90,000। लेकिन मुझे कॉम्बैट रोल में जाना था, मुझे वेपन्स चलाने थे, मुझे ट्रेनिंग करना था। मेडिकल कैडर में ट्रेनिंग 1 महीने का भी नहीं होता है, वेपन चलाने का उतना मौका नहीं मिलता, लीडरशिप स्किल्स डेवलप नहीं होते, कॉम्बैट ट्रेनिंग वो नहीं होता है। सो मैं CISF में चला गया। मैं आर्मी में भी जा सकता था, आर्मी मेडिकल कोर में, CDS के लिए मैं एज बार हो गया था, आर्मी मेडिकल कोर में जा सकता था। लेकिन उधर भी मैं अल्टीमेटली जाके यूनिफॉर्म पहन के पेशेंट नहीं चेक करना चाहता था। फिर से मैं एक्चुअली ग्राउंड ट्रूप के साथ लिमिटेड टाइम के लिए काम करना चाहता था। मैं गया था पैशन के लिए, मैं गया वेपन चलाने के लिए, ये सब सीखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, नया एक्सपीरियंस लेने के लिए। मेरे पास जॉब नहीं था इसलिए नहीं गया था। मुझे बेसिक ट्रेनिंग जो है CISF का, नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी जो हैदराबाद में है, उसमें बेसिक ट्रेनिंग में मुझे 2 कमेंडेशन मिल गए, 2 रिवॉर्ड मिल गए, अवार्ड मिल गए। उसके बाद वो होने के बाद मैंने CISF में निशा में हैदराबाद में भी सर्व किया और झारखंड में भी सर्व किया। जब झारखंड में सर्व किया, सब मेरे 5 साल के सर्विस में मैं 2 कमांडो कोर्स कर चुका हूँ, एक फुल कमांडो, एक शॉर्ट कमांडो, एक STF कमांडो, स्पेशल टास्क फोर्स कमांडो। उसके साथ साथ मैंने न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर कर लिया है, मैंने बॉम्ब डिस्पोजल एंड डिटेक्शन वाला कोर्स कर लिया है, मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट कर लिया है, मैंने फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कर लिया है, मैंने मेडिकल फर्स्ट रिस्पोंडेंट कर लिया है, मैंने एविएशन सिक्योरिटी कोर्स कर लिया है और एविएशन सिक्योरिटी कर लिया है, और मैंने साइबर सिक्योरिटी कर लिया है। 5 साल में मैं इतना सब कुछ कर चुका हूं। तो सभी जॉब की तरह मुझे लगा कि अभी इसके बाद ये CISF में मेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं जॉब करने के लिए कर ही नहीं रहा था, मैं तो सीखने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए कर रहा था। इसीलिए अल्टीमेटली मुझे कभी भी फुल टाइम जॉब नहीं करना था, मुझे IG DIG बनने में इंटरेस्ट भी नहीं था, इसलिए मैंने जॉब छोड़ा। जॉब छोड़ने के बाद सेटिस्फैक्टरीली जॉब छोड़ा। आज जो भी हूँ मैं CISF की वजह से, आपके सामने जो खड़ा हूँ, जो बोल पा रहा हूँ ना, CISF की वजह से हूँ। मैं बहुत शाय आदमी था, बहुत डरता था, बात करना आता नहीं था कुछ भी, ये कॉन्फिडेंस कुछ नहीं आया, ये सब CISF की देन है। तो बाद में भी मैंने मेरा खुद का NGO है, उसके लिए भी काम करता हूँ, छोटे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर जो पुणे यूनिवर्सिटी का है उसमें एक्सटर्नल फैकल्टी उधर जाता रहता हूँ। वहाँ के जो वाइस चांसलर है उस मुझे बुलाया करते हैं उनके बच्चों को गाइड करने के लिए। उसके बाद मैंने 3 बुक लिखे, मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन के लिए खुद का इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया, जिसमें 2018 में 120 कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए, जिसमें पेपर 2 जो ऑल इंडिया रैंक 1 है वो मेरा स्टूडेंट है, और ऑल इंडिया रैंक 3 अक्षय पंगरेकर वो भी मेरा स्टूडेंट है। 120 कैंडिडेट सिलेक्ट भी हो गए। अभी अनअकैडमी के ऊपर भी पढ़ाता हूँ, ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं पढ़ाते ही रहूँगा, और 2-3 साल जब तक मन नहीं भरता तब तक ये करूँगा। उसके बाद अल्टीमेटली मुझे फुल टाइम सोशल सर्विस करना है। तो बेसिकली मैं एक्सपीरियंस के लिए करता हूँ, मुझे ये चीज़ें जब तक अच्छी लगती है, प्यार से पढ़ाता हूँ इसलिए करता हूँ। जब चीज़ें मेरा दिल में नहीं रहती, मैं ज़बरदस्ती काम नहीं करता, मेरे से ज़बरदस्ती काम हो नहीं सकता। अभी पैशन के लिए मैं टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने का कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक रिक्रूटमेंट आया नहीं है। 2 महीने का नौकरी है, नौकरी के लिए कौन ही करता है यार। तो मुझे जॉब का आज भी टेंशन नहीं है, आज भी अप्लाई करूंगा ना, कोई भी हॉस्पिटल में चला जाऊंगा, जॉब का टेंशन नहीं है। मैं 3 क्लास 1 गैजेटेड जॉब कर चुका हूँ, 1 क्लास 2 गैजेटेड जॉब मैंने ज्वाइन ही नहीं किया है। सो इट वॉजंट फॉर द जॉब सिक्योरिटी, इट वॉज फॉर मेनली फॉर द पैशन। दैट इज वाई आई ज्वाइन एंड दैट इज वाई आई क्विट। CISF अच्छा है, CISF में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, CISF इज फैंटास्टिक, और जो भी है ना CISF अमेजिंग है, सभी फोर्सेस अच्छे हैं उसमें। करंट अफेयर्स एज फार एज CAPF इज कंसर्न, आपका जनवरी 2021 से लेके जून तक करो। फर्स्ट पेपर का पार्ट वाइज बता दीजिए क्वेश्चंस। फर्स्ट पेपर में देखो, पेपर 1 में पॉलिटी के क्वेश्चंस सबसे पहले मैं वेटेज वाइज बताता हूं। फर्स्ट पेपर में आज तक जनरल साइंस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, इस बार 34। जनरल साइंस जनरली 25 से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद वेटेज है
करंट अफेयर्स का, लेकिन इस बार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम आए। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जनरली 25 आते हैं, लगभग 25 to 30। उसके बाद वेटेज है जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग का, जनरली 20 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद प्रेडिक्टेबिलिटी है पॉलिटी का, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हिस्ट्री 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। ये है पेपर 1 का डिस्ट्रीब्यूशन। ये जनरल ट्रेंड है यूपीएससी का, ये यूपीएससी का जनरल ट्रेंड है। हिंदी में मैच शायद मार्च में आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट की तैयारी देखो शिवम, पुराना वाला एक बैच मेरा फ्री में लिया हुआ है, वो देख लो, तुम्हें थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। अदरवाइज आर्ग्यूमेंट, प्रीवियस आर्ग्यूमेंट्स देखो, बुक में से भी कर सकते हो। एक बार थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। हाइड्रोसील सर्जरी कराने के बाद चल जाएगा। एनसीसी में 5 नंबर का इंटरव्यू में फायदा हो सकता है। मैं 2012 बैच का ऑफिसर हूं, 2012। Basic role of the CISF and major postings. The basic role, CISF is Central Industrial Security Force established in 1969 to secure the industrial installations all over India, जो मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। इवेंचुअली सीआईएसएफ का रोल चेंज होता गया। सीआईएसएफ मेनली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, सेल, या फिर कोल इंडिया लिमिटेड जहां पे कोल माइंस है, यूरेनियम माइंस है, या बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डैम्स है नेशनल इंपॉर्टेंस के, और यहाँ पे है। और गवर्नमेंट के जितने भी दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है, इंक्लूडिंग नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, सबका सिक्योरिटी सीआईएसएफ के पास है। उसके बाद धीरे धीरे हेरिटेज बिल्डिंग्स भी आ गए, जैसे कि लाल किले का सिक्योरिटी, ताजमहल का सिक्योरिटी सीआईएसएफ के पास आ गया। उसके बाद जो मेजर पोर्ट है इंडिया के, सभी मेजर पोर्ट सीआईएसएफ के अंडर है। मुंबई हो गया, जेएनपीटी हो गया, सभी मेजर पोर्ट सीआईएसएफ के अंडर आते हैं। इसके बाद जब 1999 वाला हाईजैक वाला इशू हुआ और 2001 में 9/11 हो गया, उसके बाद इंडिया के सभी मेजर एयरपोर्ट सीआईएसएफ के अंडर आ गए। एंड आई एम प्राउड टू से दैट जब से सीआईएसएफ के अंडर एयरपोर्ट्स है, एक भी मिसहैप नहीं हुआ है, नॉट इवन अ सिंगल मिसहैप। सीआईएसएफ इज सो प्रोफेशनल, एक भी मिसहैप नहीं। देयर इज नॉट इवन, दे डिड नॉट इवन ट्राई टू डू दिस। 2001 से सीआईएसएफ के ऊपर वो सभी एयरपोर्ट्स भी है। इसके साथ साथ इसरो के सभी इंस्टॉलेशंस धीरे धीरे सीआईएसएफ के अंडर आते गए। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के इंस्टॉलेशंस बोला जाता है। इसके साथ साथ जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वो भी सीआईएसएफ के अंडर आ गया, इंक्लूडिंग यूरेनियम के माइंस, इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के रिसर्च सेंटर्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये भी सीआईएसएफ के अंडर है। दीज आर मेन इंस्टॉलेशंस विच सीआईएसएफ इज गार्डिंग। इसके साथ साथ आजकल सीआईएसएफ मद्रास हाईकोर्ट को भी सिक्योरिटी दे रहा है। इवेंचुअली शायद सुप्रीम कोर्ट का सिक्योरिटी भी सीआईएसएफ के पास आएगा, सभी हाई कोर्ट का सिक्योरिटी। एक प्रपोजल भी है, सभी सेंट्रल जेल सीआईएसएफ के सिक्योरिटी में आ जाएंगे, उसका भी एक प्रपोजल है। उसके साथ साथ जो मेट्रो ट्रेन बनने वाला है मुंबई और गुजरात के बीच में, अहमदाबाद के बीच में, उसका सिक्योरिटी सीआईएसएफ के पास है। जो हाइपरलूप बनने वाला है मुंबई और पुणे के बीच में, उसका सिक्योरिटी सीआईएसएफ के पास आने वाला है। और भविष्य में और काफ़ी चीज़ें, 26/11 जब इंडिया में हुआ मुंबई में अटैक, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद सीआईएसएफ को प्राइवेट सिक्योरिटी का जिम्मेदारी भी दे दिया। उसके साथ पुणे में इन्फोसिस है, बेंगलोर में इन्फोसिस है, मैसूर में इन्फोसिस है, उसको सीआईएसएफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इंडिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी जो जामनगर में है, जो रिलायंस का है, उसको भी सीआईएसएफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सीआईएसएफ अभी काफ़ी सारे प्राइवेट इंस्टॉलेशंस को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सीआईएसएफ का खुद का एक एसएसजी, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप नाम का विंग है। योगी आदित्यनाथ जी का पर्सनल सिक्योरिटी सीआईएसएफ के पास है। योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो कमांडोज है, ये यूपी स्टेट पुलिस के नहीं है, सीआईएसएफ के हैं। और प्राइवेट इंस्टॉलेशंस में रामदेव बाबा के भी काफ़ी इंस्टॉलेशंस को और टाटा के भी काफ़ी पावर प्लांट्स को सिक्योरिटी, इनफैक्ट रेलवे के भी काफ़ी पावर प्लांट्स को सिक्योरिटी अभी सीआईएसएफ ही दे रहा है। विटिलिगो मेडिकल में चलता है। राइट एस्फेरिकल सिलेंड्रिकल नंबर 1 कपिल बिश चलेगा चलेगा चलेगा। 23 ईयर ओल्ड, तुम्हारे पास कितने चांस है? तुम्हारे पास अगर जनरल कैटेगरी में हो 2 चांस है,
एसएसबी असिस्टेंट कमांड एंड कम्युनिकेशन का देखो, असिस्टेंट कमांड एंड कम्युनिकेशन इज अ टेक्निकल एंट्री। तो टेक्निकल एंट्री डायरेक्ट एंट्री रहता है, उसका एक नॉमिनल एग्जामिनेशन रहता है और इंटरव्यू होगा। पांडा क्लास आईबी के लिए टियर 2 के लिए हेल्पफुल है ये सध्या। एज फैक्टर डजंट प्ले एनी रोल इन इंटरव्यू, एज फैक्टर मे प्ले एनी रोल इन ट्रेनिंग। अगर तुम फिजिकली फिट नहीं हो तो करेगा मैटर एज के हिसाब से। दमन, साइंस के लिए वन लाइनर क्वेश्चन ही आते हैं, यस जनरली। You can appear only with the internship. Dr. Charu, you can appear only while you are doing internship, because internship being an integral part of our curriculum, internship में 4th ईयर पास होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन फाइनल ईयर आपका क्लियर होना चाहिए, 3rd ईयर क्लियर होना चाहिए। यस दमन, 27 ईयर है तो स्टार्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पेपर 70 मार्क्स के आगे बढ़ो, 70 मार्क्स आर सफिशिएंट इफ यू आर स्कोरिंग 140 और 150 मार्क इन पेपर 1 तो चल जाएगा, यस। ऑफलाइन क्लासेस पुणे में चल रहे हैं, अभी नहीं चल रहे और कहीं पे भी। मैं झारखंड में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन मैथन में सर्व कर चुका हूं, धनबाद के अंदर जो आता है। थैंक यू हर्षित, थैंक यू। Yes, course is enough. Ex serviceman can apply Shirsa, yes. देखो जब सिलेक्ट हो जाएगा ना नवाब, देन यूर चॉइस, सिलेक्ट हो जाओ। लेकिन अगर तुम्हें आर्मी मिलता है और तुम्हें कॉम्बैट रोल में जाना है, डेफिनेटली चूज द आर्मी। लेकिन आर्मी में अगर तुम्हें एसएसबी के थ्रू आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है, देन इट इज योर चॉइस कि तुम 15 साल 17 साल नौकरी करके फिर से सिविलियन में नौकरी ढूंढना चाहते हो क्या। अगर नहीं ढूंढना चाहते, सीएपीएफ इज द एरिया जहां पे तुम 30 साल, अगले 30 साल 40 साल तुम लोग नौकरी कर सकते हो, बिकॉज सीएपीएफ आर परमानेंट कमीशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेकिन तुम्हें कॉम्बैट रोल में ही जाना है और तुम्हें आईएमए मिल गया या फिर परमानेंट कमीशन है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। लेकिन सीएपीएफ भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले आजकल बोल रहे हैं सीएपीएफ में प्रमोशनल अवेन्यूज बेटर है, क्योंकि आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले स्टैग्नेट हो जाते हैं एट द लेवल ऑफ कर्नल, जो सीएपीएफ का इक्विवेलेंट है कमांडेंट। सीएपीएफ में एक प्रमोशन ज़्यादा मिलने के चांसेस इसलिए है क्योंकि सीएपीएफ 60 साल का नौकरी है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में 50 से 54 साल में लगभग सभी रिटायर हो जाते हैं, बहुत कम लोग उसके बाद सर्व करते हैं, ठीक है। चलो फिर गाइज आज इतना ही करेंगे। आईबी और सीएपीएफ की प्लस क्लासेस को एक ही मैनेज करो, अध्याय एक ही मैनेज करो। यू कैन डू दैट ऑल्सो ना अनुराग, अगर ग्रुप बी में ज्वाइन होते हो तो भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। पेपर 2 का स्ट्रेटेजी का आई टेक अनदर वीडियो। सेकंड ईयर में हो राजन, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, ओके। दिल्ली में स्टार्ट हो रही है तब आई विल इन्फॉर्म, डोंट वरी। टेक्निकल एंट्री एसएसबी कम्युनिकेशन का सिलेबस इज नॉट क्लियर, प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं, सेम जो तुम्हारे पीजी में रहता है ना एंट्रेंस, जैसे टेक्निकल एंट्री का तुम्हारे गेट का एग्जाम का जो सिलेबस है बुक्स है सेम है, या फिर जूनियर इंजीनियर का जो है ना एसएससी का सेम सिलेबस सेम क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही करो। मेरी बुक हिंदी में नहीं इंग्लिश में है। इंडियन पॉलिटी स्टार्ट विद द बिगिनर्स। बिगिनर्स कुछ नहीं है, विद इन 6 बस जिग्नेशा क्या करना है, पॉलिटी का क्या करो, या तो सिंपल प्लेन क्लासेस कर लो या एम लक्ष्मी का। सबसे पहले तो एक चीज पढ़ो, अगर कुछ भी नहीं किया ना जिग्नेशा, आई वुड रिकमेंड यू टू गो थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, गो थ्रू दिस एनसीईआरटी, वेरी ब्यूटीफुल एनसीईआरटी, 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, गो थ्रू दैट। वंस इट इज ओवर, देन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लो, इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन। लक्ष्मीकांत पढ़ लो, नहीं पढ़ रहे हो, इफ यू आर नॉट डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन, एक मैं इसमें क्या पढ़ना चाहिए लक्ष्मीकांत में, उसके ऊपर एक सेशन लेके आता हूं, टॉपिक के ऊपर सेशन लेके आता हूं, मैं यहीं पे अपलोड कर दूंगा इधर ही, ओके। चलो गाइज आज इतना ही करेंगे, सुबह 7 बजे से क्लासेस ले रहा हूं। सैकत समानता, यू आर नॉट एलिजिबल, यू विल बी रिजेक्टेड ओनली विथ लेफ्ट ईयर, राइट ईयर इज वेरी स्ट्रांग। लेकिन अगर उनको पता चल गया कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है
इफ दे आर नॉट एबल टू डिटेक्ट इट देन चल जाएगा, अगर उनको पता चल गया तो यू विल बी रिजेक्टेड। ठीक है ना। चलो गाइज फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, स्टडी हार्ड पार्टी हार्डर। हम लोग का नया बैच आज 18 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, आप चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो।